हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के हर एक शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों, नंबर सीरीज का प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए सीरीज की पहली संख्या दोस्तों कितनी है, 35 है। 35 के बाद दोस्तों 46, 46 के बाद 68, उसके बाद 101, उसके बाद दोस्तों 145 और उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन संख्या आएगी, वही हमें निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए पहली संख्या दोस्तों कितनी है, 35 है। 35 के बाद 46 हो गई संख्या, 46 के बाद 68, 68 के बाद दोस्तों 101, 101 के बाद दोस्तों 145 और उसके बाद दोस्तों हमें बताना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 35 से 46 हो गई संख्या, सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। 46 से 68 सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। 68 से दोस्तों 101 सीरीज क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। जब ये थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि जोड़ का, जिसको हम लोग कहते हैं प्लस। ध्यान दीजिए 35 से 46 कितनी बढ़ गई संख्या, देखिए 46 में से 35 घटाइए कितना हो जाएगा, तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से दोस्तों 3 गया 1, यानी कितना हुआ है, +11। क्या हुआ दोस्तों, +11। आगे देखिए दोस्तों 46 से 68 हो गया, तो 68 और 46 के बीच में कितने का अंतर है, तो 8 में से दोस्तों 6 गया, कितना हो गया 2, और 6 में से दोस्तों 4 गया, कितना हो गया 2, यानी प्लस कितना हुआ है, 22 हुआ है। आगे देखिए दोस्तों 68 से 101, तो 101 में से 68 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 1 में से 8 नहीं जाएगा, हो जाएगा उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 में से दोस्तों 8 गया 3 हो जाएगा, 9 में से दोस्तों 6 गया 3, यानी कि प्लस कितना हुआ है, 33 हुआ है। आगे देखिए 101 से दोस्तों 145 कितना हुआ है, +44, कितना हुआ है, +44। तो आगे क्या हो जाएगा बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 11 से दोस्तों 22 +11 हो गया, 22 से दोस्तों 33 कितना हो गया, +11 हो गया, 33 से दोस्तों 44 कितना हो गया, +11 हो गया। तो आगे भी क्या हो जाएगा, +11, यानी कि 44 में +11 जोड़ देंगे कि दोस्तों कितना हो जाएगा, 55, यानी कि आगे कितना हो जाएगा, +55, यानी कि 145 और दोस्तों +55 कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 5 और 5 दोस्तों कितना हो गया, 10, हासिल कितना हो गया 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 1 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे यानी कि 2। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों है, एक निश्चित कोड भाषा में FROM यानी फ्रॉम को लिखा जाता है HSNK और दोस्तों वेग को लिखा जाता है YBJC, तो उसी भाषा में जंप को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या है, फ्रॉम है, यानी कि F है, उसके बाद दोस्तों R है, उसके बाद O है, उसके बाद दोस्तों M है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया दोस्तों H, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद है S, उसके बाद दोस्तों N है, N के बाद K है। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, यानी कि देखिए F कितने नंबर पे आता है ABCD में, आप कहेंगे 6ठे नंबर पर आता है। R कितने नंबर पे आता है, 18वें नंबर पे आता है। O दोस्तों 15वें नंबर पे आता है। M 13वें नंबर पे आता है। उसी प्रकार से जो यहाँ पे दोस्तों H है कितने नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे। S दोस्तों 19वें नंबर पे। N दोस्तों 14वें नंबर पे। K दोस्तों 11वें नंबर पे। तो यहाँ पे दोस्तों लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए 6 से 8 हो गई संख्या, यानी कि +2 हुआ है। 18 से 19 यानी कि +1 हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 से 14 यानी -1 हुआ है। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है, -1 हुआ है। 13 से 11 हो गई यानी कि -2। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगा दोस्तों, +2 +1 -1 -2। तो यानी हमें किसका बताना है, जंप का बताना है। आप कहेंगे कि वे का क्यों नहीं चेक कर रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर आपको टाइम वेस्ट करने के लिए ही देता है। जब पहले वाले में लॉजिक का पता चल गया तो सीधे यहाँ पे हम लोग आंसर को निकालेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे J है, उसके बाद U है, M है और दोस्तों
P है, इनका नंबरिंग क्या होगा, यानी कितने नंबर पे J आता है दोस्तों, 10वें नंबर पे, U 21वें नंबर पे, M 13वें नंबर पे, P 16वें नंबर पे। तो पहले वाले में दोस्तों क्या होगा, +2 होगा, दूसरे वाले में +1 होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 13 में से कितना घटेगा, यानी -1 घटेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, -2 होगा, जैसा कि यहाँ पे सीरीज में किया गया है। देखिए हमारा कितना बना यहाँ पे, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। और दोस्तों 12वें नंबर पे कौन आएगा, तो 12वें नंबर पे आएगा L, ठीक है। 21 और 1 कितना होता है, 22, और 22 में कितना, 22वें नंबर पे कितना कौन आएगा, V आएगा। 13 में से दोस्तों 1 गया, कितना हो जाएगा, 12, 12वें नंबर पे कौन आएगा, L आएगा। 16 में से दोस्तों 2 गया, हो जाएगा 14, 14वें नंबर पे कौन आएगा, N आएगा। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, LVLN, LVLN, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर A में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर A हो गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। F C का पुत्र है, यानी कि F नामक व्यक्ति C का पुत्र हो जाएगा। C B की इकलौती पुत्री है, D A का इकलौता दामाद है, B C का पिता है, A B की पत्नी है। तो D F से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो D नामक व्यक्ति है वो F का क्या लेगा, वही हमें यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या है, F नामक जो व्यक्ति है C का पुत्र है, यानी कि जो F है, ध्यान दीजिएगा, F क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुत्र हो जाएगा। किसका पुत्र हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे C का पुत्र हो जाएगा। किसका पुत्र हो जाएगा, C का पुत्र हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, C नामक जो व्यक्ति है वो B की इकलौती पुत्री है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये है इकलौती पुत्री। क्या है दोस्तों, ये है इकलौती पुत्री, यानी कि डॉटर हो जाएगी। किसकी डॉटर है दोस्तों ये, तो ये है दोस्तों यहाँ पे B की, यानी C B की क्या हो जाएगी, इकलौती डॉटर हो जाएगी। अगर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर C जो है B की इकलौती पुत्री है, तो यानी C जो है B की क्या लगेगी दोस्तों, यानी माँ लगेगी। कौन लगेगी, मदर लगेगी, ठीक है। आगे चलिए, D A का इकलौता दामाद है, जो D नामक व्यक्ति है दोस्तों A का इकलौता दामाद है। दोस्तों यहाँ पे D का तो जिक्र अभी हुआ नहीं है, तो इस वाले लाइन को हम लोग छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। आगे चलिए, B C का पिता है, जो B नामक व्यक्ति है उस C का क्या है, पिता है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। आगे चलिए, A B की पत्नी है। A जो है दोस्तों यहाँ पे किसकी पत्नी है, यानी कि B की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, A कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। किसकी पत्नी हो जाएगी, B की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि B पिता है किसका, C का, यानी कि A क्या लगेगी, यानी माँ लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों, यहाँ पे माँ लगेगी, किसकी, C की। आगे चलिए, तो आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, D A का इकलौता दामाद है, यानी कि जो D नामक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो D नामक व्यक्ति है A का इकलौता दामाद है। दोस्तों अगर दोस्तों B पिता है C का और B की शादी हुई है A से, मैं कहूँगा कि जो A नामक व्यक्ति है वो C की क्या लगेगी, तो आप कहोगे माँ लगेगी। तो इसकी जो माँ है उसका इकलौता दामाद कौन हो जाएगा, वही दोस्तों यहाँ पे C का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। कौन, A। समझ में आया दोस्तों कि नहीं समझ में आया। चलिए आगे देखिए क्या है, D F से किस प्रकार संबंधित है। तो आगे दोस्तों क्या है, D, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया क्या, हाँ मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक कर दिया, D यहाँ पे हमें लिखना था D, ठीक है। D क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। और दोस्तों यही पति जो है, जो A है, इसका क्या मतलब A का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। क्या लगेगा, दामाद। चलिए फिर से समझते हैं। F C का पुत्र है, F नामक व्यक्ति C का पुत्र है, C B की इकलौती पुत्री है, C जो है B की इकलौती पुत्री है, D A का दामाद है, D जो है दोस्तों यहाँ पे A का दामाद है, B C का पिता है, B नामक व्यक्ति C का पिता है, A B की पत्नी है। दोस्तों A नामक व्यक्ति B की पत्नी है, तो A जो है दोस्तों C की हो जाएगी माँ, और A का दामाद हो जाएगा D, जो कि D है दोस्तों यहाँ पे C का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है D F से किस प्रकार संबंधित है, मतलब दोस्तों यहाँ पे जो D है वो F का क्या लगेगा दोस्तों, F का लगेगा दोस्तों ये पिता। क्या लगेगा दोस्तों यहाँ पे, पिता। क्यों, क्योंकि F पुत्र है दोस्तों C का, तो C है दोस्तों यहाँ पे कौन, माँ हो जाएगी किसकी, F की। तो C की शादी हुई है D से, तो D कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यानी कि फादर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, देखिए इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबसे लास्ट वाली लाइन को पढ़िए। असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए, यानी कि चारों ऑप्शन में से दोस्तों एक क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। उसी युग्म का पहचान हमें करना है, यानी उसी जोड़े की पहचान हमें
करनी है। चलिए पहले वाले में देखिए 121 का अनुपात है 23 से, 81 का अनुपात है 19 से, 1 का अनुपात है 3 से, 64 का अनुपात है दोस्तों कहाँ से 9 से। तो यानी कि इनमें असंगत कौन सा हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न दिख रहा होगा। 121 23, 81 19, 1 3, 64 9। देखा जाए दोस्तों जो बाएं साइड में अनुपात के पहले ये सभी किसी न किसी संख्या की क्या हैं, वर्ग हैं। क्या हैं, वर्ग हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 121 दोस्तों किसका वर्ग है, यानी कि 11 का वर्ग है। ठीक है, 11 का वर्ग है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है। ठीक है, तो 11 का वर्ग है यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 का वर्ग, यानी कि हमारा क्या हो गया 11। ठीक है ना, 121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं। ठीक है, और 11 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, 11 दूना हो जाएगा 22, और दोस्तों उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 9 का वर्ग। उसी 9 के वर्ग उसी 9 संख्या में हम लोग 2 का गुणा करेंगे, 9 दूना 18, उसमें 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 1 से 3, दोस्तों 1 क्या है 1 का ही वर्ग है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे और इसमें दोस्तों 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए दोस्तों 64 से 9, तो 64 किसका वर्ग है 8 का वर्ग। तो 8 में दोस्तों 2 का गुणा 1 जोड़ेंगे, तो 8 दूना होता है 16, 16 का दोस्तों यहाँ पे कितना होगा 17, जबकि यहाँ पे दोस्तों कितना दिया गया है 9, जो कि यहाँ पे दोस्तों समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहली बात तो ये बताइए। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से समझिए। 121 23, 121 किसका वर्ग है 11 का वर्ग है। उसी 11 संख्या में दोस्तों 2 का गुणा किया गया है और 1 जोड़ा गया है तो हो गया 23। 81 किसका वर्ग है 9 का वर्ग है, तो उसी 9 संख्या में 2 को गुणा किया गया है, 1 जोड़ा गया तो हो गया 19, जो कि यहाँ पे दिया गया है। 1 और 3 में क्या समानता है, तो 1 में दोस्तों 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, तो उसी एक संख्या में दोस्तों 2 का गुणा किया गया है, 1 जोड़ा गया है, कितना हो गया यहाँ पे, यानी कि 3 हो गया है। 64 और 9 में क्या समानता है, तो 64 किसका वर्ग है 8 का, तो उसी 8 संख्या में दोस्तों 2 का गुणा होगा, 1 जुड़ेगा तो कितना होना चाहिए 17, जबकि यहाँ पे दिया कितना गया है 9। तो यानी असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। देखिए व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे दोस्तों कितने व्यक्ति हैं 6 व्यक्ति हैं। तो यानी कि हम लोग बनाते हैं एक गोल मेज, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा एक सेंटर पॉइंट, 6 स्थान बनाइए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आप कहीं भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और दोस्तों यहाँ पे 6 हो गया। कितने हो गए 6। चलिए आगे देखिए। एफ नामक व्यक्ति सी के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो एफ नामक व्यक्ति है दोस्तों वो सी के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सी को बैठा देते हैं, कहाँ बैठा दें, कहीं भी बैठा दीजिए। मान लीजिए सी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसका दायां कौन हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 1 2 तीसरे पे कौन बैठ जाएगा, एफ बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा, एफ बैठ जाएगा। देखिए एफ नामक व्यक्ति सी के दाहिने तीसरे स्थान पर है, 1 2 तीसरे पे बैठ गया। आगे चलिए। डी जो है एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो डी नामक व्यक्ति है एफ के बाएं सिरे से, बाएं सिरे का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो बताइए एफ यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है, इसके दाएं पे इसके बाएं पे दोस्तों कौन हो जाए, हाँ बायां है ना, हाँ बाएं पे दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यानी कि डी हो जाएगा दूसरे स्थान पर, तो यानी 1 2, तो डी कहाँ बैठ गया दोस्तों, डी बैठ जाएगा यहाँ पे। कहाँ पे, यहाँ पे। आगे चलिए। ए और ई निकटतम पड़ोसी हैं, मतलब ए और ई आपस में बैठेंगे बिल्कुल पास पास में। ठीक है, आगे देखिए। ई जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ई जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। दोस्तों बी को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे बैठा नहीं सकते, यहाँ पे बैठा नहीं सकते, यहाँ पे बैठा नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बैठा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ए और ई यहाँ पे दोस्तों निकटतम क्या है पड़ोसी, तो यानी कि बाई डिफॉल्ट बी बैठेगा यहाँ पे। और बी के दाहिने दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन है, ई, यानी ई बैठ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों ए कहाँ बैठ जाएगा, ए बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ई के बाएं से गिनने पर ई और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ई और सी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, बाएं सिरे से जाना है, यानी ए है और सी है। इसका बायां सिरा का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, बायां सिरा का मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं, एफ है, बी है, डी है, यानी ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे यानी बाएं। तो बताइए कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति। कौन कौन, एफ है,
बी है और डी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं ई और सी के बीच में, बाएं सिरे से 3 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्लस की जगह पे गुणा और प्लस की जगह पे यहाँ पे दोस्तों माइनस और माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। गुणा और भाग को भी बदलना है आपस में, यानी गुणा की जगह पे हो जाएगा भाग और भाग की जगह पे क्या हो जाएगा, गुणा। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा, देखिए 143 प्लस 42 भागे कितना हो जाएगा 7 गुणे 8 माइनस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए बोर्ड मास का नियम लगाइए दोस्तों यहाँ पे, यानी कि कोष्ठक का नियम। देखिए सबसे पहले भाग वाले पद को, फिर गुणा वाले पद को, फिर दोस्तों प्लस वाले पद को, फिर हम लोग माइनस वाले पद को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 143 प्लस 42 में भाग देंगे दोस्तों 7 से, तो सत्संग कितना हो जाएगा 42, यानी कि 6 बार चला गया, गुणे 8 माइनस 21 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे 143 प्लस अर्धसंग कितना हो जाएगा 48 और माइनस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। प्लस वाला जुड़ेगा 143 और 48 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 3 11 के हासिल 1 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 और 1 हो जाएगा 191 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 9 में से दोस्तों यहाँ पे 2 गया हो जाएगा 7 और 1 उतर जाएगा। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा 170, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके पैटर्न को पूरा करेगी। दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी ऐसी आकृति है जो आएगी और आकृति पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ब्लॉक में मतलब एक जो है यहाँ पे त्रिज्य खंड में दोस्तों कितने यहाँ पे गोले गोले बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5। दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, लेकिन दोस्तों 1 2 3 1 2 3 यानी कि यहाँ पे 3 3 है, यानी कि ये वाला सी वाला और डी वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। बचा कौन सा दोस्तों यहाँ पे हमारा ए वाला और बी वाला। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये लाइन खींची गई है कितने यहाँ मतलब कि गोलाई के बाद है, 2 गोलाई के बाद है। देखिए 1 2 गोलाई के बाद है कि नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1 2 3 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3। अच्छा आप कहेंगे कि इधर से गिनिए 1 2 के बाद है, नहीं दोस्तों, ये सीधी लाइन की बात हो रही है। किसकी, सीधी लाइन की बात हो रही है। तो सीधी लाइन कहाँ से जाएगी बताइए, तो सीधी लाइन दोस्तों यहाँ से जाएगी ना, इस साइड से जाएगी। क्यों जाएगी दोस्तों, क्योंकि ऊपर से तो ये दिया गया है ना, तो इधर से भी ऐसे जाएगा, जो कि यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ से दिया गया है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मतलब ये वाली लाइन दोस्तों क्या है, ऐसे सीधी यहाँ पे जाकर ऐसे मिल जाएगी, है कि नहीं, और ये वाली बिल्कुल इसमें मिल जाएगी। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझिएगा बात को, नहीं तो आप लोग जो है गलती कर देंगे। देखिए हमको इधर से नहीं इसको गिनना है। देखिए ये सीधी लाइन जिस साइड में है, ध्यान दीजिएगा, तो यानी सीधी लाइन यहाँ पे है ना, यानी ए वाला होगा कि नहीं होगा बताइए, क्योंकि ऊपर वाला तो यहाँ पे दिया ही गया है, जो कि यहाँ पे 3 के बाद दिया गया है, जो कि यहाँ पे पहले वाला दिया गया है। तो बी वाला हमारा नहीं होगा, ए वाला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेन डायग्राम का एडवांस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक है दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजी, एक है दोस्तों यहाँ पे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, एक है हमारा केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सर्कल बनाया गया है। ये वाला सर्कल दोस्तों क्या है, बायोलॉजी वालों का ग्रुप है, ये वाला फिजिक्स वालों का है, ये वाला केमिस्ट्री वालों का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, सभी तीनों विषयों का अध्ययन करना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और केवल जीव विज्ञान का अध्ययन करना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में हो। क्या है दोस्तों, तीनों में। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि है ना तीनों विषयों का अध्ययन करने पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कौन सी हो जाएगी। तो तीनों में दोस्तों देखिए कि हमारा जो है कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में दिख रहा है, बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में दिख रहा है। आप कहेंगे ऐसा नंबर है 4, यानी कि तीनों में दोस्तों यहाँ जो दिख रहा है मतलब तीनों ग्रुप में वो है संख्या 4। ठीक है, क्या है संख्या 4। और दोस्तों
केवल जीव विज्ञान वाला बताइए, तो जीव विज्ञान कहाँ पे है, ये बायोलॉजी वाला। तो बायोलॉजी वाले में ऐसा कौन सा अंक है जो सिर्फ बायोलॉजी में है, तो यानी कि ध्यान दीजिए सिर्फ बायोलॉजी में कौन सा अंक है, तो सिर्फ बायोलॉजी में है दोस्तों, यहाँ पे बायोलॉजी में है 20 नंबर। कौन सा है, 20। ध्यान दीजिए तीनों में दोस्तों कौन सा हमारा संख्या है, 4 संख्या है, और दोस्तों केवल और केवल यहाँ पे जीव विज्ञान में कौन सी संख्या है, 20 है। तो इनके बीच का अंतर बताना है, तो इनके बीच का अंतर बताइए। 4 में से 20 तो घटेगा नहीं, तो 20 में से 4 घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 16। यानी कि इनके बीच का अंतर दोस्तों कितना हो जाएगा, 16, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझिएगा बात को, सभी तीनों विषयों का अध्ययन करना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कौन सी है, यहाँ पे 4 हो जाएगी भाई। 4 ऐसा नंबर है जो कि तीनों गोलाई में है, ठीक है। केवल विज्ञान में दोस्तों यहाँ पे 20 सिर्फ है, तो 20 में से 4 घटा देंगे यानी अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 16। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा डाइस का है यानी पासा का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर हैं, कौन कौन से हैं, U, V, W, X, Y और Z लिखे गए हैं। नीचे चित्र में इस पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। अक्षर B के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अक्षर B के विपरीत फलक पर हमें निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यह है पासा नंबर 1, यह है पासा नंबर 2। दोनों में दोस्तों देखिए यहाँ पे V है, यहाँ पे U है, यहाँ पे X है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, U है, यहाँ पे दोस्तों X है, और दोस्तों यहाँ पे Z है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, Z है। तो बताइए V के विपरीत हमें बताना है, किसके विपरीत बताना है, यानी कि V के विपरीत बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ भी U है, यहाँ भी यहाँ पे X है, यहाँ भी X है, U है, यहाँ भी X है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 सतह कॉमन है। दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 सतह कॉमन है। अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 सतह कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। 2 सतह कॉमन का नियम क्या कहता है, कॉमन का नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहेगा कि अगर दोस्तों u का उल्टा यहाँ पे x हो जाएगा, x का उल्टा u हो जाएगा, तो बची हुई जो भुजाएं होंगी, बचे हुए जो सतह होंगे वो आपस में ही उल्टे हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, x का उल्टा u, u का उल्टा x, u का उल्टा x और दोस्तों x का उल्टा u। तो बचा यहाँ पे दोस्तों कौन, v और z। तो v और z आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि विपरीत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विपरीत। यानी कि v का उल्टा क्या हो जाएगा, z, और z का उल्टा क्या हो जाएगा, v। क्वेश्चन में पूछा गया है कि v के विपरीत बताइए, तो v के विपरीत यानी अपोजिट फलक पर कौन हो जाएगा, यानी z हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर जिन भी स्टूडेंट को दोस्तों यहाँ पे डाइस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। तो मैं डिटेल वाइज जो है पढ़ा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 5 क्लास में या 4 क्लास में पासा को ख़त्म कर दूंगा बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। ऐसा पढ़ा दूंगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ओपन डाइस होता है, खुला पासा, मानक पासा, ठीक है, साधारण पासा। तो ऐसे बहुत सारे पासे होते हैं जो कि यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। 2 सतह कॉमन का नियम क्या है, देखिए ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट में दोस्तों क्या है कि आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आप लोग क्लास को देखते होंगे। अगर देखिए फिर भी मैं यहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्ट को भी बताते हुए चलता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझ में भी आना ही चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है आपको तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर चैप्टर वाइज क्वेश्चन को मतलब कि सारे चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, चाहे वो कैलेंडर हो, क्लॉक हो, पासा हो, रैंकिंग चैप्टर हो, सिटिंग अरेंजमेंट, जितने भी रीजनिंग के चैप्टर होते हैं 25 से 27 जो है चैप्टर होते हैं, सभी को मैं यहाँ पे आपको कवर जरूर कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे हमें बताना है दोस्तों टोटल ट्राइंगल की संख्या। चलिए काउंट कर लीजिए, जितने यहाँ पे दिख रहे हैं सबसे पहले उनको गिनती करते हैं, ठीक है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 8 है। गिनती कीजिएगा गलती ना होने पाए। देखिए दोस्तों हमारा दोस्तों 8 तो बन गया, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, 2 और 3 से हमारा 1 बन जाएगा, 4 और 5 से 1 हमारा बन जाएगा, 7 और 8 से हमारा बन जाएगा, 1 और 8 से बन जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 किससे 2 3 से हमारा 1 बना, प्लस 4 5 से हमारा 1 बना, उसके बाद दोस्तों किससे 7 और 6 से हमारा बना 1, और दोस्तों 8 और 1 से हमारा 1 बन गया। आगे देखिए, आगे दोस्तों और बनेंगे, कौन से, देखिए ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों 8, ध्यान दीजिएगा 8 1 2 और 3, ध्यान दीजिएगा 8
1, 2 और 3 को मिलाएंगे तो 1 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये वाला त्रिभुज। दोस्तों एक हमारा इधर बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा कौन सा, ये वाला 4, 5, 6, 7, 4, 5, ध्यान दीजिएगा 4, 5, 6, 7 को मिलाएंगे तो एक हमारा बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और दोस्तों हमारा कौन सा बनेगा बताइए, दोस्तों ध्यान दीजिए, एक हमारा बन जाएगा 1, 8, 7, 6, यानी ये वाला ट्रायंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, यानी 1, 8, 7, 6 से एक हमारा बन जाएगा। और दोस्तों एक उसका जस्ट उल्टा 2, 3, 4, 5 से भी बनेगा, यानी कि 2, 3, 4 और 5 से भी एक बनेगा। तो टोटल कितने हो गए, 8 प्लस, ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 दोस्तों और बन गए। तो 8 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा, 16। यानी इस आकृति में दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज हैं, 16 त्रिभुज, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझ में आया दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए कोई भी संख्या यहाँ पे कॉमन नहीं है कि हमने जो है किसी भी ट्रायंगल को दोबारा तो नहीं मतलब गिनती कर दिया, तो दोबारा गिनती नहीं किया। देखिए जो दिख रहे हैं तो वो तो दिख ही रहे हैं। देखिए एक हमारा 2, 3 से बन गया, ठीक है, एक हमारा 1, 8 से बन गया, एक हमारा 7, 6 से बन गया, एक हमारा 4, 5 से बन गया, 4 तो ऐसे हो गए। अब दोस्तों देखिए यानी 4, 4 को मिलाएंगे तो 1, 8, 7, 6, एक जो है 2, 3, 4, 5 से बन गया। एक दोस्तों हमारा ऐसे बनेगा 1, 8, 2, 3 से, एक 4, 5, 6, 7 से बनेगा, यानी 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ में आया दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।